हेलो ऑल। सो स्टोकियोमेट्री हम वापस से करेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर 7 था। ओके, सो स्टोकियोमेट्री का क्या मतलब होता है? स्टोकियो वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यानी कि दिस आर एलिमेंट मेजरमेंट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर सिंपल केमिकल रिएक्शन 2A प्लस 3B चेंज इनटू 4C। ठीक है, तो जो ये फैक्टर हैं 2, 3, 4, 2, ओके, so 2, 3 and 4, these factors are called stoichiometry. These factors are called stoichiometric coefficient. ओके, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेसिकली स्टोकियोमेट्री में मैंने बोला कि एलिमेंट का मेजरमेंट होता है। और कैसे मेजरमेंट होता है जरा ध्यान देना। इसको मैं ऐसे रीड करता हूँ, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ सी। अगर हमें दिस इज द प्रोडक्ट, ये क्या आपका प्रोडक्ट और ये क्या है आपके दोनों रिएक्टेंट। ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। तो अगर हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से क्या रिलेशन है, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी रिलेशन को जानना जो होता है उसे हम स्टोकियोमेट्री के नाम से बोलते हैं। तो स्टोकियोमेट्री क्या है? द क्वांटिटेटिव relation between reactants and products. Okay, this is quantitative relationship between reactant and products। जैसे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो और इसमें ए और बी कंप्लीटली फिनिश हो जाएं, तो कंप्लीट फिनिश होने के लिए ए और बी का जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो 2:3 में होना चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, इसको एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं और वो हमारी सिंपल रिएक्शन है। एक सिंपल रिएक्शन मैं लेता हूं उसको समझाने के लिए। A प्लस 2B चेंज इनटू 3C। अब देखो इस रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, यानी कि A एंड B शुड बी रिएक्ट इन 1:2 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी कि अगर आप चाहते हो कि A एंड B अगर इस रेशियो में लिए जाएंगे देन A एंड B विल बी completely finished। ओके, A और B तभी completely फिनिश होंगे जब A और B के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:2 होगा। कहने मतलब ये है कि अगर मैं A के 5 मोल लेता हूं तो हमें B के 10 मोल लेने चाहिए, तभी A और B कंप्लीटली फिनिश होंगे। अगर मैं इसके 15 मोल्स लेता हूं रिएक्शन में और तब मुझे इसके 30 मोल्स लेने चाहिए, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये बोल रही है कि ये दोनों 1:2 में रिएक्ट करने चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा नहीं है कि ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, इसको मैं बताता हूं। पहले देखो ए का सी से क्या रिलेशन है। ए का सी से रिलेशन है 1:3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, और ए का बी का सी से क्या रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है 2:3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जब ए का 1 मोल फिनिश होगा तो सी के 3 मोल्स बनेंगे, और या फिर बी के 2 मोल्स फिनिश होंगे तब सी के 3 मोल्स बनेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑल दिस एनालिसिस वन बाय वन हम करेंगे, इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री या स्टोचियोमेट्री, करेक्ट। तो अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे इसी रिएक्शन में, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। इसी रिएक्शन में अगर मैंने कहा कि ये रिएक्शन है, इसमें मैंने ए के 5 मोल ले लिए और बी के 10 मोल ले लिए, और आपसे पूछा मोल्स ऑफ सी क्या बनेंगे इसमें, व्हाट आर द मोल्स ऑफ सी, ये क्या बनेंगे। सो मोल्स ऑफ सी को समझने के लिए पहले देखो कि दोनों में कौन पहले फिनिश हो रहा है। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से ऐड कर रहा है, यानी कि ये 1:2 के स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में है। तो अगर मैं इसके 5 मोल लेता हूँ तो इसके 10 मोल हैं, यानी कि ये भी रेशियो क्या है, तो ए और बी के रिएक्ट करने का रेशियो क्या है, 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में है, जैसे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि दोनों फिनिश हो जाएंगे। आपको ये दोनों फिनिश हो जाएंगे तो फिर सी कितना बनेगा। ये दोनों क्यों फिनिश हो रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1:2 के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके 5 मोल है, इसके 10 मोल है, इसका मतलब 1:2, तो सी कितना बनेगा। तो सी की क्वांटिटी अब इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं। तो सी की क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन बोथ ए एंड बी। तो ए का ए मोल खत्म होगा, 1 मोल खत्म होगा तो इसके 3 मोल बनेंगे। इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन हमें देखना है कि हमारे पास है। तो इंफॉर्मेशन ये है कि जब ए का 1 मोल खत्म होगा तो इसके 3 बनेंगे। कितने खत्म हो रहे हैं इसके 5, तो इसके कितने बनेंगे 15, ठीक है। सो ए और सी में क्या रिलेशन है, इसका 1 मोल तब इसका 3 बनते हैं, तो इसके 5 फिनिश होंगे तो इसके 15 मोल्स बनेंगे। क्लियर है एकदम। तो ये आपका सी के मोल्स कितने आएंगे, 15 इज द आंसर। अब आप कह सकते हो सर बी से क्यों नहीं निकाला, तो बी से भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं। तो इसके 2 मोल्स फिनिश होंगे तो इसके 3 मोल बनेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले इन्फॉर्मेशन पहले है कि बी और सी से निकाल सकते हो, इसके 2 मोल्स फिनिश होंगे तो इसके 3 मोल्स बनेंगे। टोटल कितने फिनिश हो रहे हैं, इसके 10। तो जब इसके 10 फिनिश होंगे तो कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 3/2 इंटू 10, 2 से 3 तो 1 से 3/2, तो 10 से 3/2 इंटू 10, ये कितना आ गया 5, 5 3 जा 15, सेम आंसर आ गया। तो दोनों अगर साथ फिनिश हो रहे हैं तो किसी से भी प्रोडक्ट के रिलेशन ले लो, उसी से सेम आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी में। फिर से मोल्स ऑफ सी क्या होंगे, अगर मैं ए के 6 मोल ले लूं और बी के 10 मोल्स ले लूं और पूछूं कि सी के मोल्स क्या हैं, तो फिर से देखो इनके रिएक्ट करने का रेशियो 1:2 है। तो अगर इसके 6 मोल है तो इसके कितने मोल होने चाहिए, 12, ठीक है। इसके 6 मोल्स हैं तो इसके 12 होना चाहिए इस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बट वो 12 नहीं है, तो फिर यानी कि दोनों एक साथ फिनिश नहीं होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि कौन फिनिश होगा पहले, ठीक है। तो नाउ चेक, सो ए एंड बी आर नॉट present in स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट नहीं है। सो इसलिए क्या करना पड़ेगा, नाउ आइडेंटिफाई which will finish first। आइडेंटिफाई, इसमें कौन पहले फिनिश होगा। तो देखो इसके 1 मोल के लिए इसके 2 चाहिए, तो 6 के लिए चाहिए, यहाँ पे इसको चाहिए 12 मोल्स, लेकिन वो 10 है, तो यानी कि बी विल फिनिश फर्स्ट। तो जो पहले फिनिश होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रीजेंट।
ओके, तो व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट? द रीजेंट विच फिनिश फर्स्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? जो रीजेंट पहले खत्म होता है उसे हम लोग लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। ठीक है, okay, the reagent which finish first is called a limiting reagent. So समझ आ गया आप लोगों को? या ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज लिमिटिंग रीजन। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग रीजन वो होता है जिस पर प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है। बिकॉज कितना प्रोडक्ट बनेगा कितना प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन को एक तरीके से मैं और डिफाइन कर सकता हूं। The reactant that produce the least amount of product, ठीक है, द रीजेंट या द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। तो डेफिनेशन पे अभी जो बताया आप सोच लेना, पहले इसका क्वेश्चन करते हैं। तो देखो लिमिटिंग रीजन पता करने का सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप क्या करो, जो ए के मोल्स, जो रिएक्टेंट के मोल्स दे रखे, जितने टाइप के रिएक्टेंट हो, ए ले लो बी ले लो, इसके मोल्स कितने दे रखे 6 और 10, तो इसका मोल 6 लिखो और फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और इसके मोल्स 10 लिखो फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसके मोल्स 6 ही रहेंगे और ये कितना आ जाएगा 5। तो जिसके मोल्स कम आ जाए तो वो लिमिटिंग रीजेंट है। इस तरीके से आप ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे B इज द लिमिटिंग रीजेंट। और थ्योरी से अगर जाएं तो इसके 6 मोल के लिए इसके 12 मोल चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए B लिमिटिंग रीजेंट है। सो हियर B इज द लिमिटिंग रीजेंट। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, B इज द लिमिटिंग रीजेंट। LR में लिख रहा हूं केवल, B इज द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, तो हमारी ट्रिक में अभी इस पे वापस डिस्कस करता हूं। तो B यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट है तो B पहले खत्म हो जाएगा। तो अब C की अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी, B पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं A के 100 मोल्स भी लूँ तो B अगर पहले खत्म हो गया तो A के ज़्यादा मोल्स लेने से क्या फायदा है। तो पहले मैं C की अमाउंट बताता हूँ आपको। तो देखो B के कितने मोल्स टोटल फिनिश हो रहे हैं 10, तो मैं बोलूँगा पहले रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव, इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसके 2 मोल्स फिनिश होंगे तो C के 3 मोल्स बनेंगे B के। तो कितने मोल्स खत्म हो रहे हैं 10, तो अगेन यहां पर कितने मोल्स बनेंगे 2 से 3, तो 10 से कितने बनेंगे 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ये किसके मोल्स की बात हो रही है, C के, ये B था। तो अगेन कितना आ गया है 15 मोल्स। तो अगेन आपका आंसर कितना है 15। करेक्ट। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि मैं A के 100 मोल्स ले लूं और B के हमने 6 मोल्स ही लिए हैं, सॉरी 10 मोल्स ही लिए हैं, तो इसके 100 के लिए कितना चाहिए 200। तो अगेन A एंड B आर नॉट प्रेजेंट इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। इसके 100 के लिए इसके 200 मोल चाहिए 1:2 होने के लिए, लेकिन नहीं है, तो पहले कौन खत्म हो जाएगा B। या फिर आप ट्रिक से देख लीजिए 100 डिवाइड बाई 1 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 आएगा, तो इसके मोल्स कम है, B विल बी लिमिटिंग रीजन। तो B यहाँ पर क्या लिमिटिंग रीजन, ये पहले फिनिश हो जाएगा। तो जैसे ही फिनिश होगा C की अमाउंट
डिसाइड हो जाएगी, और ए के जितने भी मोल्स बच जाते हैं वो किसी काम के नहीं है, यानी कि रिएक्शन। इसलिए देखो, अगर ए के बहुत सारे मोल अनरिएक्टेड बच रहे हैं तो रिएक्शन हमको कोई फायदा नहीं मिला ना, हमारा तो लॉस हो गया। इसलिए कहते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में लो, जिससे कि यू गेट जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, लिमिटेड रीजन क्या होता है, विच फॉर्म्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर द रीजन विच फिनिश फर्स्ट। यहाँ पे बी इज द लिमिट, अगेन बी इज द लिमिटिंग रीजन, तो बी इज लिमिटिंग रीजन। तो अगेन कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा प्रोडक्ट, तो इसके 10 फिनिश हो रहे हैं बी के, बी और सी में रिलेशन देखो, 10 फिनिश हो रहे हैं, सॉरी इसके 2 फिनिश हो रहे हैं तो 3 बन रहे हैं, 10 फिनिश होंगे तो अगेन कितने बनेंगे, 3/2 इंटू 10, यानी कि अगेन आंसर क्या है आपका 15 आंसर अगेन हो गया। तो अब बताओ ए की कितने मोल्स ऐसे हैं जो अनरिएक्टेड बच गए हैं इसके 100 लेने के बाद। सो लिफ्ट ए, कितना ए बच गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जब इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके 2 मोल खत्म होंगे, यानी कि ये 1 फिनिश होगा तो इसके 2 फिनिश होंगे। तो इसके फिनिश कितने हुए हैं 10, तो इसके 10 फिनिश हुए तो इसके कितने फिनिश हुए होंगे 5, तो 100 माइनस 5 यानी कितना बचा 95 मोल्स ए के बच गए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बताओ 95 ए के मोल जो बच गए हैं वो किसी काम के नहीं है, तो यानी कि बहुत ही बैड है ये, तो मतलब इस तरह हमको नहीं लेना चाहिए। ओके, वेरी बैड। सो ए एंड बी शुड बी टेकन इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। थोड़ी देर इसी पे काम करते हैं। सो मैं एक रिएक्शन लेता हूं। अच्छा पहले तो देख लीजिए आप ट्रिक, इसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर मैं इसको फिर से ए 2b और 3c ले लेता हूँ, ठीक है। और पूछूं कि दे रखा है क्वेश्चन में कि इसके मोल्स 5 हैं, इसके मोल 5 हैं, इसके 7, इसके 8 हैं, तो विच वन इज ए लिमिटिंग रीजेंट। तो इसमें आप ट्रिक ही अप्लाई कीजिए। तो आप इसको ध्यान रखना, इसको साइड में से कर लेना, बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएट करने का क्या 1:2:3, तो 5 ए बी सी, 5 डिवाइड बाई 1, 7 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, इनके कोएफिशिएंट्स डिवाइड कर दिया। नाउ इसके 5, इसके 3.5 एंड इसके कितना देंगे 2 पॉइंट समथिंग, राइट 2.2 समथिंग या सॉरी 2.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर C के मोल सबसे कम आएंगे, तो C इज द लिमिटिंग रीजेंट, C इज द लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि द अमाउंट ऑफ P विल डिपेंड अपॉन C। सो अमाउंट ऑफ P formed will depend अपॉन C, और इनके मोल जो भी है अनरिएक्टेड बच जाएंगे। अच्छा कितने बनेंगे P, तो देखो P और C में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है C और P में लिख लो। इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके 3 मोल्स खत्म होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। कितने टोटल मोल्स खत्म होंगे इसके 8। ये चीज केवल लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए है। इसके 8 मोल फिनिश होंगे तो कितना बनेगा ये 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 8, यानी कि 8/3 मोल्स ऑफ P। आपका आंसर आ गया। क्लियर एकदम। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2H2 गैस प्लस O2 गैस चेंज इनटू 2H2O लिक्विड, ठीक है। और इसमें आपको मैं इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1,
कि अगर मैं 4 ग्राम H2 लूँ और 32 ग्राम O2 लूँ तो H2O का क्या मास मिलेगा। देन आपको बताना है वेट ऑफ H2O, ठीक है। वेट, W मीन्स वेट ऑफ H2O क्या बनेगा। तो ये जो वेट दे रखे हैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, और तो डायरेक्टली वेट से भी हो जाएगा, लेकिन मोल्स से भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो, मोल्स से भी कर सकते हो। तो 4 ग्राम H2 के कितने मोल्स हो गए, तो मोल्स ऑफ H2 एंड रिप्रेजेंट मोल्स, मोल्स ऑफ H2 4, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2, कितना आ गया 2 मोल्स, एंड मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, मोल्स ऑफ O2 गिवन मास अपॉन मोलर मास 32 डिवाइड बाई इसका कितना मास आता है O2 का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अगेन 1 मोल्स। तो 4 ग्राम रिप्रेजेंट 2 मोल्स एंड 32 ग्राम O2 रिप्रेजेंट 1 मोल्स। अब देखो जरा ध्यान से, इनके रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है, ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं 2:1 में, और ये वेट भी किस रेशियो में है 2:1 में। वेट जो दे रखा है उनके मोल्स किसके रेशियो में 2:1 में, यानी कि दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो बोथ H2 एंड O2 विल फिनिश। तो अमाउंट ऑफ H2 विल डिपेंड अपॉन बोथ H2 एंड O2, क्योंकि दोनों एक साथ फिनिश हो रहे हैं। तो हमें वी डोंट नीड टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन नाउ, ठीक है। तो अब देखो, तो फिर दोनों से, सो बोथ रिएक्टेंट विल फिनिश, दोनों रिएक्टेंट फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। सो H2O की अमाउंट जो होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी, H2 और O2 पे, किसी एक से भी निकाल सकते हो। तो बस देखो निकाल के कैसे आएगा। सो 2 मोल H2 2 मोल वाटर फॉर्म कर रहे हैं, कितने मोल खत्म हो रहे हैं इसके 2 मोल्स, तो 2 मोल्स वाटर बनेंगे। और 2 मोल वाटर का मास कितना होता है, 1 मोल वाटर का कितना मास होता है, ठीक है। इसके 2 मोल हैं, तो आपको पता है मोल इनटू मोलर मास इक्वल टू गिवन मास, ठीक है। तो 2 मोल्स, मोलर मास 18, तो कितना आ जाएगा फाइनली, कितना आ जाएगा 2 मोल्स है और 18 इसका मोलर मास है, 36 ग्राम H2 आपको मिल जाएगा जब मैं इसका 4 ग्राम 32 ग्राम लूँ। अगर आप ऐसे नहीं करते तो एक तरीका और भी था, आप देख लो कि इस रिएक्शन में जितने मोल्स इसके H2 उसका मास कितना है। तो एक H का मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 H का मास 2 ग्राम और 2 H2 तो टोटल 4 ग्राम है, इसका मास 32 है। तो देखो इस रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर मैं कुछ ना देखूँ तो मैं बोलूँगा इसका 4 ग्राम तो ऑलरेडी होता है 2 H2 का मास, और ये 32 ग्राम ऑलरेडी है। तो 4 ग्राम 32 ग्राम, जब इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो इसका 36 ग्राम बनेगा। और रिएक्शन में क्वेश्चन क्या रखा है कि 4 ग्राम 32 ग्राम से ही रिएक्ट कर रहा है तो 36 ग्राम बनेगा। तो एक लाइन से भी छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। बट इसी पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले लूं कि मैं H2 का मास ले लूं 6 ग्राम, ठीक है, और O2 का मास अभी भी 32 ग्राम लिया है हमने, ये आपको गिवन है और ये रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है, इस बात को ध्यान रखना। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना, देखो 2 तरीके हैं बोलने के, 2 मोल H2 रिएक्टिंग विथ 1 मोल O2 टू फॉर्म 2 मोल H2O, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 मोल H2 मास कितना 4 ग्राम H2 रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम O2 टू फॉर्म 36 ग्राम H2O। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा रहती है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं मास के हिसाब से बोलता हूँ तो इसे बोलते हैं मास एनालिसिस, और मोल के हिसाब से बोलता हूँ तो ये स्टोइकोमेट्री एनालिसिस है या मोल एनालिसिस है, ठीक है। देखो अगर मैं 6 ग्राम लूँ, इसके 32 ग्राम लूँ तो कितना बनेगा वाटर, तो 6 ग्राम H2 कितने मोल्स के बराबर होगा, तो डिवाइड बाई H2 का मोलर मास। ध्यान रखना H2 के मोलर मास में इस 2 से कोई मतलब नहीं है, मोलर मास 1 मोल का मास होता है। तो मोल्स ऑफ H2 कितना होगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 मोल्स, एंड मोल्स ऑफ O2 कितना होगा 32 अगेन है, तो 32 डिवाइड बाई 32 एटॉम इसका मोलर मास तो 1 आ गया। तो इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 2:1 रिएक्ट करना चाहिए और ये रिएक्ट कर रहे हैं 3:1 में, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर देखो पहले कौन फिनिश होगा, देन आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन।
तो इसके जब 2 मोल फिनिश होते हैं तो इसका 1 मोल फिनिश होता है, ठीक है। तो जब इसके 3 मोल फिनिश होंगे, तो 2 पर 1 खत्म हो रहा है, तो 3 पर कितना खत्म होना चाहिए, यानी इसका 2 से हाफ, 3 का हाफ कितना होना चाहिए 1.5, तो ये 1.5 से कम है, यानी कि O2 लिमिटिंग रीजेंट है। या फिर ऐसे देख लो, इसका जब 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, तो जब इसका 1 ही मोल है तो इसके 2 कंज्यूम होने चाहिए, लेकिन इसके 3 मोल है, यानी कि जितनी इसकी नीड है उससे कहीं ज़्यादा है, तो O2 कम हो गया। या फिर ट्रिक क्या बता रखी मैंने कि इसके 3 मोल्स को इसके 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.5 आ गया, इसके 1 कोफिशिएंट है, इसके 1 को 1 से डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया, तो किसके मोल्स कम आ रहे हैं O2 के, तो O2 विल बी लिमिटिंग रीजेंट, तो अगेन O2 विल बी लिमिटिंग रीजेंट, सो O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। सो जो लिमिटिंग रीजेंट होता है उसी पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन O2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट O2 पे डिपेंड करेगा। अगेन 1 मोल O2 खत्म होता है तो 2 मोल H2 बनते हैं, तो 1 ही मोल खत्म हो रहा है तो फिर से 2 मोल H2 बनेंगे, 36 ग्राम मास, यानी अगेन जो आपका आंसर होगा वो 36 ग्राम वाटर ही बनेगा। तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे देख लो कि ये लिमिटिंग रीजेंट है तो 32 ग्राम O2 फिनिश हो रहा है, 36 ग्राम H2 बन जाएगा, बस सीधी बात है, इसमें कोई पैनिक की सिचुएशन ही नहीं है। और अगर इसी में मैं इसका मैं 4 ग्राम ही लेता हूँ और इसका इस बार 36 ग्राम ले लिया, तो देखो फिर से मोल्स ऑफ H2, इसके मोल्स कितने आएंगे 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसके आ जाएंगे 2 मोल्स, और इसके कितने मोल्स आएंगे 36 डिवाइड बाई 32, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना मोल आएगा 1. You have to calculate it. I'm just writing 1.15, I think so, ठीक है। तो देखो इसका मैंने 4 ग्राम दिया है एंड इसका 36 ग्राम है, तो ये 1.15 मोल्स आएगा, 4 ग्राम 4 डिवाइड बाई 2 मोलर मास ऑफ H2, तो ये 2 मोल्स आएगा, ठीक है। सो इसके 2 मोल्स के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसका 2 मोल्स है लेकिन ये 2 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए, लेकिन 1 मोल से ये ज़्यादा है, तो इस बार H2 लिमिटेड रीजन हो जाएगा। या फिर से वही बात 2 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 1.15 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, तो इसके मोल ज़्यादा हो जाएंगे, तो H2 लिमिटिंग हो जाएगा, तो H2 इज लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। तो H2 लिमिटिंग रीजेंट है तो अमाउंट ऑफ वाटर विल डिपेंड अपॉन H2, तो इसके देखो इसके 2 मोल खत्म होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं, 2 ही मोल इसके हैं रिएक्शन में, तो 2 मोल ही बनेंगे, अगेन इसका मास 36 ग्राम आ गया। तो तीनों केस में आपने देखा कि वाटर का मास 36 ग्राम ही आया है। कुछ और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है CaCO3 + 2HCl चेंज टू CaCl2 + CO2 + H2O। कैलकुलेट मास ऑफ CaCO3 फॉर्म्ड इफ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl रिएक्ट विद इट। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, HCl का कितना वैल्यू रिएक्ट कर रही है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर। तो अब आपको पता है कि मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, याद है ना। इस फॉर्मूले को मैंने कई बार लिखा है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है HCl की, इससे नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HCl कितना है 100 वॉल्यूम इंटू 0.2 इसकी मोलैरिटी, क्योंकि मोल्स ऑफ HCl किसे निकालेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम किस में दिया है आपको ml में, तो जो मोल्स मिलेंगे दैट विल बी मिली मोल्स,
ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 20 मिलीमोल्स। ठीक है, सो मोल्स कितने आ जाएंगे 20 डिवाइड बाई 1000, या फिर आप यहीं पर इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, 0.02 मोल्स, यानी कि इतने HCl के मोल्स आपको दिए हैं, तो पूछा है कि CaCO3 का कितना मास मिलेगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर आप लोगों को। नाउ अब देखो रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है। सी रिएक्शन इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास, रिएक्शन इंफॉर्मेशन यही स्टोकियोमेट्री होती है। रिएक्शन इंफॉर्मेशन ये है कि जब इसका 1 मोल फिनिश होगा तब इसके 2 मोल फिनिश होंगे, यानी कि ये 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अब किसके मोल्स गिवन है आपको HCl के, तो HCl के 2 मोल फिनिश हो रहे हैं तो इसका 1 मोल फिनिश हो रहा है। अब कितने मोल दे रखे हैं आपको 0.02, यानी कि देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल HCl फॉर्म्ड 1 मोल कंज्यूम 1 मोल CaCO3। ये कंज्यूम्ड हो रहा है ना, तो 2 मोल HCl कंज्यूम्ड 1 मोल CaCO3, क्योंकि हमसे CaCO3 पूछा गया है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा है। तो 0.02 मोल्स कितना कंज्यूम करेंगे 2 से 1, तो 0.02 से कितना कंज्यूम करेगा, तो 2 से 1 तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 0.02 मोल्स CaCO3। कितना आंसर हो गया 0.01 मोल CaCO3। तो CaCO3 के जो मोल्स हमको मिल गए वो 0.01। अब मास पूछा है तो बस आंसर आ गया। कैसे, इसके 1 मोल का मास होता है 100, तो यहां पे निकाल देता हूं मैं आंसर आपका। या फिर आप इसको इस मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो, सो इजी है। आपको वैसे पता है 1 मोल CaCO3 का मास कितना आता है, इसका 40 होता है, 40 + 12 + 48 = 100। ठीक है, तो इसलिए 0.01 मोल का मास कितना हो जाएगा, सो मास या वेट ऑफ CaCO3 = 100 × 0.02, दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट, 2 ग्राम आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 विथ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH वुड बी। ठीक है, इसमें नॉर्मेलिटी पूछा गया है। अब सॉल्ट बना है यहाँ पर, देखो किसकी रिएक्शन से, H2SO4 और NaOH की। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, ठीक है, तो H2SO4 प्लस NaOH, और इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा सॉल्ट, Na2SO4 प्लस 2H2O, करेक्ट। इसके 2 मोल्स मैंने लिख लिए, ये सॉल्ट बन गया। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 OH आयन, तो 2 H2 बन गए, 2 Na से Na2SO4 बन गया। ठीक है, अब देखो इसकी पहले रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है कि जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, तब इसके 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल्स बनेंगे। ये तो रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री हो गई, करेक्ट। अब देखो इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, तो देखो 100 × 0.2 मोलर, तो आपको पता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, बार बार में लिखना उसको मिलीमोल्स। ठीक है, तो मिलीमोल्स में ही रहने देते हैं, बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बार बार 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके मिलीमोल्स कितने हैं 100 × 0.2, 100 × 0.2 यानी कि ये 20 मिलीमोल्स है। ठीक है, 20 मिलीमोल्स। और इसके मिलीमोल्स कितने हैं 0.2, 100 ml ऑफ 0.2 यानी कि ये भी 20 मिलीमोल्स है। तो दोनों के मिलीमोल्स बराबर लग रहे हैं, ऐसा लगा दोनों साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये जो गिवन होता है
इसको पहले नहीं देखना चाहिए, पहले रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देखना चाहिए। तो रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या करी है कि इसका 1 मोल फिनिश होगा तो इसके 2 मोल फिनिश होंगे। तो अगर इसके 20 मोल्स फिनिश होते हैं तो इसके 40 मोल फिनिश होने चाहिए थे, लेकिन वो तो कम है। तो NaOH यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जब तक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालेंगे तब तक हमको सॉल्ट कैसे मिलेगा। या फिर ऐसे देख लो, इसके 2 मोल्स फिनिश होते हैं तो इसके 1 मोल फिनिश होंगे। अगर इसके 20 फिनिश होते हैं तो इसके 10 फिनिश होने चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा है 10 से। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH। फिर या तो ट्रिक लगा लो। ट्रिक क्या होता है, इसका 20 इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया, इसमें 20 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये 10 आ गया। तो इसका टोटल मोल्स कितने हैं, 10 रिएक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर। ठीक है नाउ, तो फिर अमाउंट ऑफ Na2SO4 विल डिपेंड अपॉन NaOH। सो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, so amount of NaOH, Na2SO4 amount या moles will depends upon NaOH because it is a limiting reagent. Limiting reagent मतलब it limit the product। ठीक है, देखो अब इसमें रिलेशन क्या है, what is stoichiometry, the quantitative relation between reactant and product। तो इसके 2 मोल्स खत्म होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 मोल NaOH रिएक्शन के अकॉर्डिंग गिव्स 1 मोल सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे क्या है, Na2SO4, इसलिए 20 मिलीमोल्स। ठीक है, 20 मिलीमोल्स कितना मिलेगा सॉल्ट आपको, 20 मिलीमोल्स विल गिव यू 2 से 1 तो 20 से 10 मिलीमोल्स मिलेंगे सॉल्ट के, 10 मिलीमोल्स। ठीक है, सॉरी इट 1/2 इंटू 20, यस 10 मिलीमोल्स। ठीक है, सो हमको सॉल्ट मिल गया 10 मिलीमोल्स। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट। तो पहले मोलैरिटी निकाल लो सॉल्ट की। तो मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ सॉल्ट क्या होगा, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 10 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम्स। टोटल वॉल्यूम्स कितना है, 100 प्लस 100 ये है और 100 H2SO4 भी था, हाँ 100 प्लस 100 तो 200 वॉल्यूम हो गया। अब देखो ये मिलीमोल्स था तो इसको भी मैंने मिली लीटर में पुट कर दिया, या तो आप इसको फिर मोल्स में कन्वर्ट करो तो जो भी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 200 ml है फिर उसको भी लीटर में कन्वर्ट करो। इससे बेटर है कि आप ऐसे लिख लो। तो 100/200 कितना बचा ये, 1/20 इसकी मोलैरिटी आ गई। अब आपको पूछा है नॉर्मेलिटी, तो वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में सिखाया है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अंडरस्टूड। नाउ मोलैरिटी है 1/20 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सॉल्ट का। तो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते थे, टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव चार्ज, तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +2, इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। किसी एक के चार्ज लेते हैं तो 1/10 यानी कि 0.1 इसका आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। ये मीथेन के कंबशन की रिएक्शन है, मीथेन को बर्न किया गया है एयर के साथ, तो वी गेट CO2 and 2H2, दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो अब देखो इस रिएक्शन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव नाउ, व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव, नंबर 1 इंफॉर्मेशन ये है कि मैं बोलूँगा इसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन ये है कि मीथेन का 1 मोल CH4 react with 2 मोल O2 to form 1 मोल CO2 and 2 मोल H2O लिक्विड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ऐसे भी कह सकते हो आप कि इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, ये वॉल्यूम की रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोल का एवोगाड्रो के हिसाब से V प्रोपोर्शन टू N, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है V प्रोपोर्शन टू N, आपको पता है ना। एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, बताया मैंने। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसके एक मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है,
इसके कितने मोल से ऐड करें, 2 मोल से, यानी कि 2 × 22.4 लीटर। तब इसका कितना बन गया, 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर। और इसके कितने बन गए, 2 मोल्स। लेकिन यहाँ पे 22 × 22.4 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वाटर है और हमको पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये कब लिख सकते हैं हम लोग, एसटीपी पर। तो देखो ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि इसका देखो एक इसका लीटर खत्म होगा तो इसके 2 लीटर खत्म होंगे। 22 लीटर फिनिश हो रहा है तो 2 × 22.4 लीटर फिनिश हो रहा है। तो अगर रेशो देखा जाए तो 1:2 ही तो है। तो ये 1 मोल 2 मोल को फिनिश कर रहा है, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम को फिनिश कर रहा है। इसके अगर मैं 100 वॉल्यूम दूं, मैं कहूं कि CH4 का हमने 100 ml ले लिया है, तो फिर O2 का कितना ml चाहिए, यू विल से 200 ml। ये किसी लॉ से आता है, हमें समझ में तो आ ही गया है। तो फिर इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, अगर मैं इसका 100 लूँ, इसका 200, तो इसका 1 मोल खत्म, तो इसके 1 मोल बनते हैं, तो इसका 100 ml लूंगा तो इसके 100 ml वॉल्यूम बन जाएगा। करेक्ट। ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। अब मैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, या आप ये ऐसे भी कह सकते हो, देखो मीथेन का मास कितना होता है, इसका मोलर मास निकालोगे तो 16 ग्राम आएगा, 16 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम आएगा। इसका मोलर मास निकालोगे तो 1 मोल का मास 32 होता है, इसके 2 से मल्टीप्लाई तो 64 ग्राम, और इसका 44 ग्राम। तो इसे बोलते हैं मास एनालिसिस। हम बोलेंगे जब इसका 16 ग्राम फिनिश होगा तब इसके 64 ग्राम फिनिश होंगे, तब इसका 44 ग्राम बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बना सकता हूं मैं इसमें। अब देखो अगर आप ऐसे लिख लेते हो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल मास लिख लेते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 ग्राम CO2 बनाने के लिए CH4 का वेट क्या चाहिए, व्हाट इज द वेट ऑफ CH4 टू फॉर्म 100 ग्राम CO2। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। W मीन्स वेट ऑफ CH4 क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास इस तरह इंफॉर्मेशन है तो आप सीधा से लिख दो। पहले क्या लिखोगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, वी नो 44 ग्राम CO2 से CO2 के लिए 16 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट है। 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 16 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट है। तो 100 ग्राम CO2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, 100 ग्राम CO2 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 44। ये आपका आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म हो गया। यानी कि इंफॉर्मेशन आपके पास रिएक्शन है कि अगर इसको मैं मोल से भी कर सकता था तो मैं क्या करता कि फिर आपको गिवन मास को मोलर मास डिवाइड करता, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। इसमें मैं क्वेश्चन ये लेना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया एक्चुअली कि मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं CH4 के if we take 10 mole CH4 then what volume of CO2 will form at STP। अब देखो इसको मैंने और इंटरेस्टिंग बना दिया। तो जब मोल की बात कर रहा है तो फिर हमको इस मास की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देखो। अब यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कुछ निकालना है, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं जब O2 की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इसका 1 मोल फिनिश होता है तो इसका 1 मोल बनता है। कितने मोल फिनिश हो रहे हैं, 10। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल CH4 विल गिव 1 मोल CO2। तो 10 मोल CH4 विल गिव 10 मोल CO2। ठीक है, अब CO2 मोल्स मिल गए। अब आपको पता है कि 1 मोल CO2 का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, इसलिए 10 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 इंटू 10 यानी कि 22.4 लीटर। आ गया आंसर, खत्म। क्लियर एकदम, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं।
ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। देयर आर 2 कॉमन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वन ऑफ विच कंटेन्स 50% O2 by weight, अदर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 60% by weight। ठीक है, अदर ऑलमोस्ट 60%। The weight of sulfur which combined with 1 gram O2 in ratio will be। अब ये क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको सल्फर के ऑक्साइड के बारे में कुछ पता हो तो 2 ऑक्साइड है सल्फर के, ठीक है। अब सल्फर के 2 ऑक्साइड में ऐसे मान सकता हूँ भाई, एक SOX है, एक SOY है, ठीक है। पहले ऑक्साइड में सल्फर जो है 50% है, पहले ऑक्साइड में O 50% है और दूसरे ऑक्साइड में O जो है वो 60% है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं सल्फर का ऑक्साइड क्या मानूं, SO2। सल्फर का ऑक्साइड अगर आपके मन में आएगा तो SO2 ही आएगा। अगर मैं एक मिनट मान लेता हूं कि SO2 है, वैसे निकाल भी सकते हैं। अगर SO2 है तो आप क्या करो भाई कि परसेंटेज पर लिखो, और फिर बताया था ना परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया है कि जैसे आप H2O की बात करो तो H2O में जब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन डिवाइड बाई 18 इंटू 100 ऐसे तो निकालते हो मास परसेंटेज। लेकिन इसको अगर फार्मूला बनाया जाए तो कैसे बनाओगे फार्मूला, कि अगर H2O में H का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो कैसे निकालते हो, H2O में H का परसेंटेज, तो हम देखो H2 का नंबर कितना है 2, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर। ऐसे तो निकालते हैं हम लोग मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर SO2 में SOX में हमें S की परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ S कैसे आएगा, परसेंटेज ऑफ O कैसे आएगा, परसेंटेज ऑफ O कैसे आएगा इसमें, देखो तो कैसे आएगा, इसका नंबर कितना है x इंटू मास ऑफ O, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ SOX, मास ऑफ SOX। सिंपल सा है, करेक्ट। और जब इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज फिर से देखेंगे तो x इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 डिवाइड बाई SOX का मास कितना होगा, सल्फर का 32 और प्लस 16 इंटू ऑक्सीजन 16 इंटू x यानी कि 16x। और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसमें x की नंबर क्या है, करेक्ट। और इसी तरीके दूसरे में यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करते हैं, इंटू 100। तो जो भी आपने मास परसेंटेज सीखा था उसको इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो, करेक्ट। तो देखो वैसे देखा जाए एक चीज और कि पहले ऑक्साइड में 50% O2 है, ऑक्सीजन है। तो देखो अगर मैं SO2 मान लूं फॉर्मूला ऑक्साइड का, तो SO2 में सल्फर का मास कितना होगा 32 और 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32, तो दोनों हाफ हाफ है ना। देखो टोटल मास सल्फर का भी 32 है, टोटल मास O2 का भी 32 है, इसका मतलब सल्फर 50% है, ये भी 50% है। तो पहला फार्मूला क्या होना चाहिए SO2, आ गया डायरेक्टली। अब दूसरे फार्मूले में O2 जो है वो 60% है ऑक्सीजन, तो इसमें अगर ऑक्सीजन 60% है यानी कि ये मान लो ये SO3 है, निकाल लो। देखो SO3 अगर है तो 60% को वेरीफाई कराना है, तो क्या करोगे इसमें अगर परसेंटेज ऑफ O निकालो तो ऑक्सीजन कितना है टोटल 3 इंटू 16 डिवाइड टोटल कितना आ जाएगा 32 प्लस 48। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 48 डिवाइड बाई 80 यानी कि ये 60% आ जाएगा। यानी कि दूसरा फार्मूला क्या था SO3, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया है, करेक्ट। तो फिर हमारे कंपाउंड क्या आ गए दोनों, एक कंपाउंड आ गया SO2 और दूसरा कंपाउंड आ गया SO3, जिसमें कि ऑक्सीजन 50% है, इसमें ऑक्सीजन 60% है। और दिख भी रहा है यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्या पूछा गया है,
द वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइन विथ 1 ग्राम O2 इन रेशियो। तो 1 ग्राम O2 से सल्फर का क्या वेट का रेशियो कंबाइन करेगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो पहले SO2 की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम कहेंगे कि SO2 में सल्फर का मास कितना है 32 और O2 का टोटल कितना है 32। तो 32 ग्राम सल्फर कंबाइन विथ 32 ग्राम O2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम, क्या पूछा था 1 ग्राम O2 के लिए, सॉरी, सो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले वाले में SO2 के केस में 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ 32 ग्राम सल्फर। सो 1 ग्राम या 32 ग्राम O2 कर लीजिए, तो 1 ग्राम O2 विल कंबाइन विथ 32 डिवाइड बाई 32 यानी कि 1 ग्राम सल्फर, ठीक है। अब ये आ गया 1 ग्राम O2 के लिए 1 ग्राम सल्फर चाहिए। SO3 में आ जाओ, तो पहले हम क्या लिखेंगे 48 ग्राम O2 कंबाइन विथ 32 ग्राम सल्फर। इसलिए 1 ग्राम O2 विल कंबाइन विथ 32 डिवाइड बाई 48 सल्फर, कितना आ गए 2/3 सल्फर। अब रेशियो ऑफ सल्फर पूछा है, तो पहले SO2 फिर उसमें, तो रेशियो ऑफ सल्फर, रेशियो ऑफ सल्फर कंबाइन विद दीज 2 ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, पहले में क्या है सल्फर कितना है 1 और दूसरे में कितना है 2/3, SO2 में 1 और उसमें 2/3, तो क्या रेशियो आ गया 3:2। इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उससे भी डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन। तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन है इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे जैसे अभी मैंने बताया था परसेंटेज, तो अगर मैं इंसुलिन में S परसेंटेज की बात करूं, तो परसेंटेज ऑफ S इन इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन में सल्फर के कितने एटम्स है उसका टोटल मास। तो मान लिया कि इंसुलिन में सल्फर के एटम X हैं, तो X या N एटम्स हैं, तो N इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मास ऑफ इंसुलिन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये तो ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ये सेकेंड क्लास में मैंने बताया था आपको, सेकेंड वीडियो लेक्चर में। तो पूछ रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या होगा, तो मिनिमम के लिए फिर हमें सल्फर की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, इसका मास कितना कम होगा, जितना सल्फर कम होगा, तो सल्फर की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लीजिए आप मिनिमम मास निकालने के लिए। तो परसेंटेज कितना दे रखा है सल्फर का 3.4, तो इसको 3.4 पुट कर दिया हमने, इंटू 1, सल्फर का मास कितना होता है 32, और यहाँ पे मास ऑफ इंसुलिन, तो W इंसुलिन इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से इंसुलिन का आपका मास आ गया। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी और बताऊंगा। तो एक जनरल क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे क्वेश्चन में नहीं समझ आता कि कैसे स्टार्ट करें, लेकिन ये भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है। याद करो कि जब मैंने कहा था कि 1.5 मोल AXBY लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो मोल्स ऑफ A हैं वो कितने हैं, इसके एक मोल में x मोल एटम A के हैं, तो 1.5 में कितने हो जाएंगे 1.5 इंटू एक्स, एंड यहाँ पर मोल्स ऑफ B कितने होंगे 1.5 इंटू वाई, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में मैं कैसे लिखूं, इसके एक मोल में x मोल A के हैं, तो मैं लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं इसको, मोल्स ऑफ A in this compound, moles of A equal to x into moles of AXBY। इसको मैं इस लैंग्वेज में लिख सकता हूं, जैसे
अगर मैं यहाँ पे दे देता कि 3 मोल AXBY में A के कितने मोल्स हैं, तो आप क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मोल्स ऑफ A। वैसे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 × x आएगा, लेकिन इसको लैंग्वेज में कैसे लिखें, मोल्स ऑफ A इक्वल टू x, यानी कि x इंटू मोल्स ऑफ AXBY। AXBY कितने मोल्स है, 3, तो 3x आ गया आंसर। तो यानी कि लैंग्वेज में लिखने से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब देखो इसी बात को यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। तो मैंने क्या लिखा कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे A के मोल्स निकालने हैं तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ A इक्वल टू x इंटू 1.5 मोल्स ऑफ AXBY। अगर मोल्स ऑफ B निकालने हैं, मोल्स ऑफ B, तो B के मोल्स कितने होंगे, y इंटू इसके जितने टोटल मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ AXBY। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, Mg3PO4 में विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि इसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर ऑक्सीजन एटम के 0.25 मोल्स हैं तो फिर इस कंपाउंड के क्या मोल्स होते हैं, क्या मोल्स होंगे। तो ऑक्सीजन एटम के लिए बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए। तो देखो ध्यान से कैसे, देखो मैं इसमें लिखूंगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितने होंगे, इसके अंदर टोटल कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 2 जा 8 इंटू मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दे रखे हैं आपको, 0.25 इक्वल टू 8 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के मोल्स आ गए, इसको मैंने n लिख दिया, n Mg3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ गया। सो मोल्स n का मतलब मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 8 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही प्रैक्टिस से आता है, तो आप इसको करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वो लॉज हैं, जितने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सेट्रा सब चीज़ें, अब वो बिल्कुल समझना आसान है। एक लेक्चर बता दूंगा और इसमें भी एक लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा टाइट्रेशन का, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।